कक्षा 12 रसायन विज्ञान। आज हम पढ़ेंगे राउल्ट का नियम। ठीक है, तो चलिए समझते हैं राउल्ट का नियम होता क्या है। यहाँ पे लिखा गया है कि फ्रेंच रसायनज्ञ फ्रांसिस मार्टे राउल्ट ने सन 1986 में एक नियम प्रस्तुत किया जिसे राउल्ट के नियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये एक फ्रेंच वैज्ञानिक थे जिनका पूरा नाम है फ्रांसिस मार्टे राउल्ट ने। ठीक, मार्टे राउल्ट, इन्होंने सन 1986 में एक नियम दिया जिसका नाम है राउल्ट का नियम। ठीक है, तो चलिए इनके नियम के अनुसार समझते हैं क्या उन्होंने नियम दिया। कि यहाँ पे जो है लिखा गया है कि वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। यानी कहा जा रहा है कि जो विलयन में प्रत्येक अवयव, यानी कि प्रत्येक विलयन के अवयव कौन कौन से होते हैं, अविलेय और विलायक होते हैं। ठीक है, तो ये इसका मतलब कि दो हैं, तो दोनों के लिए अलग अलग वाष्प दाब होगा और उनके मोल अंश भी अलग अलग होंगे। तो चलिए चित्र के अनुसार समझते हैं। तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक कोई बर्तन है जिसमें द्रव भरा है, इसको मान लेते हैं द्रव 1। ठीक है, और एक द्रव इस वाले बर्तन में भरा है। ठीक है, इसको मान लेते हैं द्रव 2। ठीक है, तो इसका जो द्रव 1 का आंशिक वाष्प दाब वो हो जाएगा P1 और इसका आंशिक दाब हो जाएगा P2 द्रव 2 के लिए P2। ठीक है, जब इन दोनों को मिलाया गया तो ये दोनों द्रव इस वाले बर्तन में हो जाएंगे, यानी कि इसमें द्रव 1 और द्रव 2 दोनों उपस्थित होगा। ठीक है, तो जब मिला दिया गया इन दोनों द्रवों को, तो इनके वाष्प दाब हैं P1 और P2, तो ये मिलाने के बाद इसमें इनके दाब परिवर्तन हो जाएंगे। तो वो दाब कौन से हो जाएंगे, द्रव 1 के लिए इसके लिए दाब P1 हो जाएगा और द्रव 2 के लिए P2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है, यानी कि जो ये हैं दाब, इसके लिए P1 जो होगा दाब P1 के लिए हो जाएगा मोल अंश x1 और दाब P2 के लिए हो जाएगा मोल अंश x2। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से समझते हैं कि वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। इसका मतलब कि हमने एक बर्तन लिया जिसमें द्रव भरा गया है, उसको मान लेते हैं द्रव 1। तो द्रव 1 का वाष्पशील दाब क्या हो जाएगा हमारा P1। फिर एक और बर्तन लिया जिसमें हमने द्रव डाला, उसको नाम दे दिया 2, यानी कि द्रव 2, जिसका आंशिक दाब P2 होगा। ठीक है, जब इन दोनों द्रवों को हमने मिला दिया तो एक बर्तन में, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर दोनों द्रव आ जाएंगे 1 और 2। तो इनका जब इन मिला दिया गया तो इनमें दाब परिवर्तन होगा। ठीक है, वो दाब परिवर्तन क्या होगा, इसके लिए द्रव 1 के लिए P1 हो जाएगा और द्रव 2 के लिए P2 हो जाएगा। तो यहाँ पर नियम में लिखा गया है कि मोल अंश के समानुपाती होता है, यानी कि दाब 1 के लिए मोल अंश x1 होगा और दाब 2 के लिए मोल अंश x2 होगा। ठीक है, तो इस नियम को लिखते हैं, सिद्ध करते हैं। इस सूत्र को लिखेंगे द्रव 1 के लिए। ठीक है, द्रव 1 के लिए लिख रहे हैं। तो क्या है, इसमें कह रहा है कि जो आंशिक दाब है वह मोल अंश के समानुपाती होता है, यानी कि इसका मतलब कि जो दाब 1 है ये x1 के समानुपाती होगा, x1 के समानुपाती x1। तो यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो ये हो जाएगा, P1 इक्वल्स टू, यहाँ पे एक कांस्टेंट जो जुड़ेगा वो हमारा ये होगा P1। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा P1 x1, समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब द्रव 2 के लिए लिखेंगे द्रव
2 के लिए, ठीक है। द्रव 2 के लिए भी वही, अब ये जो होगा दाब यानी कि P2 जो होगा x2 के समानुपाती होगा, तो लिखेंगे P2 समानुपाती x2। तो यहाँ पे समानुपाती के चिन्ह हटाएंगे तो ये कांस्टेंट जुड़ेगा, तो वो हो जाएगा, अब ये इसके लिए कांस्टेंट हमारा P2 नॉट हो जाएगा, P2 नॉट x2, ठीक है। समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे डाल्टन के नियमानुसार, डाल्टन के नियमानुसार, ठीक है। डाल्टन के नियमानुसार, तो डाल्टन का नियम क्या है कि टोटल दाब P1 प्लस P2, ठीक है, ये डाल्टन का नियम होता है। तो इन्हीं के नियम के अनुसार हम क्या करेंगे, ये समीकरण 1 और समीकरण 2 से P1 और P2 की जगह पे इनके मान ये रख देंगे, ठीक है। तो एक बात और यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, छूट गया था, लिखेंगे जहाँ P1 नॉट शुद्ध घटक 1 का वाष्प दाब, ठीक है। जो P1 नॉट है वह शुद्ध घटक 1 के लिए उसका वाष्प दाब है, और यहाँ पर जो P2 होगा, P2 नॉट शुद्ध घटक 2 का वाष्प दाब है, ठीक है। यानी P1 नॉट जो होगा शुद्ध घटक 1 के लिए वाष्प दाब होगा, और ये P2 नॉट जो है शुद्ध घटक 2 के लिए वाष्प दाब है, ठीक है। तो चलिए अब हम इस डाल्टन के इस नियम में P1 और समीकरण 1 और 2 से P1 और P2 के मान रखते हैं, ठीक है। तो हम P1 और P2 का मान रखेंगे यहाँ पर, PT यानी टोटल दाब P1 का मान है P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2, ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने मोल प्रभाज का एक नियम पढ़ाया था, उसमें ये सूत्र सिद्ध करवाया था, x1 प्लस x2 बराबर 1 ये होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x1 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो इसको क्या करेंगे, पक्षांतर करके इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा x1 बराबर 1 माइनस x2। तो ये वाला मान हम क्या करेंगे, यहाँ पर x1 की जगह पुट कर देंगे ये वाला मान, ठीक है। ये लिखेंगे PT बराबर P1 नॉट 1 माइनस x2 प्लस P2 नॉट x2, ठीक है। तो अब P1 नॉट का इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हो जाएगा PT बराबर P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2 प्लस P2 नॉट x2, या हम इसको इस प्रकार थोड़ा सा सेपरेट करके लिख दे रहे हैं, PT बराबर P1 नॉट, अब ये प्लस वाले पहले लिख रहे हैं, P2 x2 P2 नॉट x2, और इसको बाद में लिख दे रहे हैं माइनस P1 नॉट x2, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा कॉमन मिल जाएगा x2, तो यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे, PT बराबर P1 नॉट प्लस x2 P2 नॉट माइनस P1 नॉट, ये हमारा राउल्ट का नियम सिद्ध हो गया, यही हमारा राउल्ट के नियम का सूत्र होता है, ठीक है। तो अब हम इसको ग्राफ में देखते हैं। तो हम यहाँ पे एक ग्राफ खींच रहे हैं, मान लेते हैं ये हमारा एक ग्राफ, इस वाली एक्सिस पे मान लेते हैं मोलन्स,
और इस पे मान लेते हैं, इस पे हमारा वाष्प दाब, ठीक है। तो यहाँ पर मानते हैं कि यहाँ पर यदि हमारा x1 का मान 1 है तो यहाँ पर हमारा x1 का मान 0 होगा, ठीक है। यदि हमारा x2 का मान यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर x2 का मान हमारा 1 होगा, ठीक है। तो इसको ग्राफ में देखते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि x1 है, यानी कि जो ये हमारा समीकरण 1 से, ये हमारा जो समीकरण 1 है, ये P1 का मान ये पहले से, यानी कि x1 का जो मान है, ये x1 का ये पहले से 1 है। तो इसका मतलब मान लेते हैं कि इसका दाब लगभग यहाँ पे P1 है, ठीक है। तो इसकी एक्सिस यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं जैसे x1 का मान आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे घटता जा रहा है। तो इसका मतलब कि यानी कि ये 1 से यहाँ पर आ गया तो 0 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये x1 का मान घट रहा है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ऐसे घटते क्रम में चला आएगा, ठीक है। तो जब यहाँ पर अब देख रहे हैं कि यहाँ पर जब x2 का मान 1 है और इधर जब हम जा रहे हैं x2 के लिए, तो इधर आ रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि x2 का मान घट करके 0 हो जा रहा है। तो ये जो x2 का मान होगा ये कुछ यानी कि x1 से मान से अधिक होगा, यानी कि जो दाब P1 है वह दाब P2 जो होगा ये P1 से अधिक होगा। तो वो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये P2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये टोटल हम दाब निकालेंगे तो ये टोटल दाब हो जाएगा कुछ इस तरह से, यानी कि ये हमारा जो दाब है ये P1 के लिए है और ये P2 के लिए है। तो इन दोनों का टोटल दाब निकालेंगे, PT बराबर P1 प्लस P2, ये इसका ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये है राउल्ट का नियम। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारी आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि हम आपके लिए ऐसी एजुकेशनल वीडियो और ला सकें, ठीक है। धन्यवाद।